बच्चों, आज हम लोग देखते हैं महाजनपद। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 600 से 300 ईसा पूर्व है। यही जो काल है 600 से 300 ईसा पूर्व, मतलब 300 वर्षों का जो काल है, इसी को हम लोग सूत्रकाल भी कहते हैं और इसी को दूसरा नगरीकरण भी कहा जाता है। अब पहला नगरीकरण कहाँ हुआ? तो आप कह दोगे कि सर वो तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यह क्या हुआ? नष्ट हो गई, इसका पतन हो गया। तो जब इसका पतन हो गया तो उसके बाद पुनः जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस पर ग्राम में बस्तियों का निर्माण हुआ था। लेकिन ये जो ग्राम बस्तियां थीं, इन्हीं में धीरे धीरे नगरीकरण व्यवस्था का उदय हुआ था। अब हम देखते हैं कि इस दौर में दो कार्य होगा, मतलब 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच दो कार्य होगा। एक तो आप ये देखें, दूसरा नगरीकरण होगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, ग्राम में अर्थव्यवस्था, ग्राम में जो अर्थव्यवस्था है, ये ग्राम अर्थव्यवस्था किस में चेंज कर रही है? आप कहोगे कि सर ये नगरीय अर्थव्यवस्था में बदल रही है। हम आपको एक बार पुनः बता दें, शायद आप कंफ्यूज कर गए होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने स्पष्ट नहीं किया। ये जो समय है 600 से 300 BC, ये आप देख रहे हैं कितने नामों से जाना जा रहा है। एक तो आप महाजनपद करें, महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ? तो आप कहेंगे जन, मतलब ऋग्वैदिक जो जन था, उन्हीं जनों के मिलने से महाजनपद का निर्माण हुआ है। अब तो आप देखें कि यह दौर तो यह जो 300 का है, यह महाजनपद के नाम से जाना जाता है। दूसरा सूत्रकाल के नाम से जाना जाता है। क्यों सूत्रकाल के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इस दौर में धर्मसूत्र लिखे गए या धर्मसूत्रों से ही इस युग की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब ये जो दूसरा दौर है वो है द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी इस युग को जाना जाता है। और अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि महाजनपद में यह दो कार्य जरूर हो जाएंगे। यह एक तो दूसरा नगरीकरण होगा, दूसरा पॉइंट में ग्राम अर्थव्यवस्था आएगी। और आप कह देंगे सर एक चीज और होता है। वो क्या होता है? आप कहोगे कि सर वैदिक धर्म के विरुद्ध बगावत उत्पन्न होती है। वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के विरुद्ध बगावत होती है। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म में अंधविश्वास, पाखंड और जो यज्ञवाद और पशुओं की कुर्बानी दी जा रही थी, स्त्रियों की दयनीय स्थिति बन चुकी थी, तो उन्हीं के विरुद्ध, वैदिक धर्म के विरोध में जो बगावत उत्पन्न हुई थी, उसी बगावत ने दो लोगों को, या आप कह सकते हैं एक बुद्ध या महावीर स्वामी को, और महावीर स्वामी का उदय किया था। ठीक है, हमने आपको ये सब चीज़ बता रखा है। अब जब आप इतनी बातें जान गए तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि इन महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है? उल्लेख तो बच्चों आप याद रखिएगा, इन महाजनपदों का जो उल्लेख है वह दो जगहों पर है, 1 और 2। तो पहला क्या है? तो आप कहोगे कि देखिए यह है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अब ये भगवती सूत्र और दूसरा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अब आप यहाँ एक चीज़ समझिए कि भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म की किताब है, आपको पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है। और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म का है। अब यहाँ पर भी भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, अंगुत्तर निकाय में भी 16 बताई गई। आप इतना जान गए, क्लियर ना? अब आपको इसे हटाना है और सीधे लिखना है महाजनपद। ठीक है, या महाजनपदों का विवरण, जो आप चाहें
आप लिख लें महाजनपदों का विवरण, ये एक हेडिंग डालिए, फिर हम लोग यहाँ से मैटर को उठाते हैं। जहाँ तक बात आती है कि दूसरा नगरीकरण के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, तो आप जान लें इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे। और अब हम लोग अगली बात करेंगे, और वो है अगली बातें हमें जानना है महाजनपदों का विवरण। महाजनपदों का विवरण। तो अगर हम महाजनपदों के विवरण की बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें जाननी होंगी। पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि महाजनपद कुल कितने हैं, 16। फिर देखिए 16 से 1 माइनस कर रहे हैं तो बचा क्या, 15 आया। तो ये जो 15 महाजनपद हैं ये कहाँ हैं, आप कहेंगे विंध्यन जो पर्वत है या नर्मदा नदी है, तो आप कहेंगे कि नर्मदा नदी के उत्तर में 15 हैं। 15 महाजनपद ये कहाँ हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में है। और एक महाजनपद ये कहाँ है, आप कहेंगे सर ये दक्कन में है, दक्कन में है। वैसे तो आपकी किताबों में दक्षिण भारत लिखा होगा, देखिए वो दक्षिण भारत तो नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये डेक्कन में है, ठीक है। आप जैसा विकल्प रहेगा वैसे कर लीजिएगा, शुद्ध लिखेंगे तो दक्कन लिखेंगे। तो देखिए ये दक्कन है और एक महाजनपद दक्कन में है और इसका क्या नाम है, अस्मक नाम है, ठीक है। अस्मक महाजनपद है। क्लियर हो गया। और अब हमको अगली जो बात करनी है वो क्या करना है, तो आप कहोगे कि सर फिर हमको इसमें से उठाना है, 15 महाजनपदों को उठाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्लियर। यहाँ हम थोड़ी सी आपसे और बातें कर लेते हैं। अस्मक की रियल पोजीशन कहाँ है, महाराष्ट्र है, क्योंकि ये दक्कन और दक्षिण को लेकर के प्रॉब्लम उत्पन्न करते रहते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और किस नदी पर है, ये गोदावरी नदी के बहाव क्षेत्र में या घाटी में बसा हुआ है अस्मक। और इसकी राजधानी क्या थी, पोटिल थी। बस इतनी सी बातें आपको जानना था। और अब हम लोग करते क्या है, ये जो 15 बचे हुए हैं हम लोग इनको जानते हैं। तो आइए देखते हैं 15 में कौन कौन है। तो जो बच्चों 15 महाजनपद हैं, उनको हम लोग जानते हैं, लेकिन याद रखेंगे इसको जानने से पहले ये देखिए पॉइंट लिख दिया। प्रत्येक जो महाजनपद है बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं महाजनपदों के बारे में। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितने भी महाजनपद हैं हर महाजनपद की अपनी राजधानी है, राजधानी है। क्लियर। और ये जो राजधानी है ये इसकी खास बात क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये किलेबंद है। मतलब किलेबंद है, मतलब चारों तरफ से यह सुरक्षित की गई है, किलेबंद है। तो जब ये किलेबंदी में है या किलेबंद है ये, ठीक है, फोर्टिफाइड है ये, तो ऐसी स्थिति में इस राजधानी की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए आपको, देखिए सेना चाहिए कि नहीं चाहिए, सेना चाहिए या सुरक्षा चाहिए, और फिर नौकरशाही चाहिए। मैं इसके बिना कैसे होगा, कौन आदेश देगा, कौन पालन करेगा, कौन पालन कराएगा, तो नौकरशाही चाहिए। और ऐसी स्थिति में सेना और नौकरशाही को आप कैसे चलाएंगे, पैसा चाहिए ना, वेतन देना है, हथियार खरीदना है, तो पैसा चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये पैसा को 2 स्रोतों से लाते हैं। एक तो हम टैक्सेशन कर देते हैं या करारोपण कर देते हैं, करारोपण कर देते हैं।
तो दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके लूटपाट करते हैं। क्लियर ना? तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपको क्या जानना है बच्चों? आपको यहाँ एक बात जाननी थी, वो ये जानना था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब करारोपण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो रही है? आप कहोगे कि सर एग्जैक्टली करारोपण की जो शुरुआत होती है वो महाजनपदों के काल से होती है, ठीक है ना? आपने ये चीज़ें जान लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जब आपने करारोपण की बात किया था तो आपको वहाँ एक चीज़ और भी अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। क्या धातु मुद्रा आ गई? आप कहेंगे यस सर, धातु मुद्रा भी आ चुकी थी। और उस मुद्रा को क्या कहा जाता था? बताया जा चुका है ना, कारसार्पण कहा जाता था। और कारसार्पण किसका बना था? चांदी का या तांबे का? तो आप कहोगे कि सर तांबे का बना था। और फिर अगर आपसे पूछा जाए इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर इसे पंचमार्क या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्यों आहत मुद्रा कहा जा रहा है, क्यों पंचमार्क कहा जा रहा है? तो बच्चों आप बताओगे कि सर इस पर आकृतियाँ खुदी हैं। किसकी आकृति खुदी है? तो स्वास्तिक की आकृति खुदी है, पहाड़ों की आकृति खुदी है, चांद की आकृति खुदी है, ठीक है, सांप बिच्छू की आकृति खुदी है, ठीक है ना? तो आपने ये चीज़ें भी जान लिया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, वो तो आप जान ही गए, एक फिर से हम लिख देते हैं 16 महाजनपद। अब इस 16 महाजनपद को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक 14 और 2, तो ये 16 हो गया ना। तो आप कहोगे कि 14 जो महाजनपद हैं इसमें राजतंत्र की व्यवस्था थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी, मतलब राजा और उसका तंत्र शासन करता था। यहाँ पर जनता की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन ये जो 2 हैं यह गणतंत्र हैं, गणतंत्र हैं, क्लियर? अब ये जो 2 गणतंत्र हैं इनको हमको याद रखना है। ये कौन कौन है? एक है वज्र संघ और दूसरा है मल्ल संघ। मल्ल संघ। वज्र संघ की राजधानी क्या है? आप कहोगे कि सर पढ़ चुके हैं आप, वैशाली। और मल्ल संघ की राजधानी क्या है? आप कहेंगे सर 2 है, ठीक है। तो कौन कौन 2 है? 1 और 2। एक है पावा या पड़रौना देवरिया जिले में, अब तो कुशीनगर जिले में आता है पड़रौना। और दूसरा क्या है? आप कहोगे सर कुशीनगर, जिसे आपकी किताब में क्या लिखा होगा? कुशीनारा, ठीक है। तो आपने यह 2 गणतंत्र देखा था, क्लियर बच्चों? अब हमको एक चीज़ और जानना है, ठीक है। हम आगे जाएंगे फिर बताएंगे वहाँ पर। आप ये देखिए जो राजतंत्र हैं, ये राजतंत्र 14 हैं। 14 को आप 2 भागों में बांट लीजिए, 2 भागों में बांट लीजिए। कौन कौन? 4 और 10, तो ये 14 हो गए। ये जो 10 महाजनपद हैं, राजतंत्र हैं यहाँ, लेकिन ये कमज़ोर हैं। लेकिन ये जो 4 हैं बच्चों, ये 4 जो गणतंत्र राजतंत्र हैं, ये बहुत ताकतवर राजतंत्र हैं, ठीक है। इसमें एक है मगध और दूसरा क्या है? तो आप कह दोगे कि सर दूसरा है, उत्तर प्रदेश में चले आते हैं। मगध ये बिहार में है, दक्षिण बिहार में। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं कोसल। कोसल, कोसल का मतलब वर्तमान फैजाबाद मिला कर लीजिए और बगल में श्रावस्ती को मिला दीजिए। जब इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कोसल। और फिर उत्तर प्रदेश से ही एक और महाजनपद आ गया, वत्स। वत्स महाजनपद। तो वत्स का मतलब क्या हुआ? प्रयागराज हो गया।
यह इलाहाबाद हो गया, फिर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर बांदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये बन गया वत्स महाजनपद। ठीक है ना। लेकिन बच्चों एक और है, अभी तो पूरी व्याख्या करना बाकी है, एक और है और वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अवंती है, अवंती। ये 4 जो महाजनपद है बच्चों, ये बहुत ताकतवर महाजनपद है। क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा, इन चारों में से सबसे ताकतवर कौन है? मगध। इन चारों में सबसे ताकतवर कौन है? मगध। ठीक है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि मगध के पास लोहा है, लोहे की खान है, वन है, खान है, लोहे की खान है। तो आप कहोगे कि सर ऐसी बात तो अवंती में भी है, अवंती में भी लोहे की खान है, यहां पर भी वन है, लेकिन ऐसी स्थिति में मगध ही ताकतवर क्यों हुआ, अवंती क्यों पीछे हो गया? तो आप कह देना कि सर अवंती के पास गंगा की घाटी नहीं है, गंगा की घाटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब गंगा की घाटी नहीं है तो उतनी उत्पादकता नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था यहाँ की कमज़ोर है। किसकी? अवंती की। ठीक है। पहाड़ों में बचा हुआ है, पत्थरों में बसा हुआ है अवंती, उज्जैन। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है अवंती भी मगध का सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। लोहा तो है, वन तो है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी नहीं है, गंगा की घाटी जैसी उपजाऊ भूभाग नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर बचत नहीं थी, और जब बचत नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है न तो विचार आएगा और न व्यापार आएगा। ठीक है। क्योंकि विचार सदैव किसकी कोख से आता है? बचत से आता है। ठीक है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है, यही बात कहा है। और अब हम लोग देखते हैं कि महाजनपदों की लोकेशन क्या है। अभी मैपिंग नहीं करेंगे, अभी आप पढ़िए तो आप कहेंगे कि ये महाजनपद जो है, जिसमें 16 महाजनपद है ना, तो 16 महाजनपद में आप याद रखिएगा 2 भाग कर लेते हैं। 8 महाजनपद जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। मतलब सबसे ज्यादा महाजनपद कहां थे? उत्तर प्रदेश में थे। क्लियर। अब बचा 8। ठीक है भाई, 8 तो इधर निकल ही गया, अब बचा 8। तो 8 को आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक है। एक पॉइंट, 3 महाजनपद ये बिहार में है। 3 महाजनपद ये कहाँ है? बिहार में है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, 1 महाजनपद अवंती है और यह है एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। बच्चों कितना हुआ? 4 हो गया। और तीसरा में पॉइंट दिखा रहे हैं, 1 महाजनपद ये कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है। क्या नाम है उसका? आप कहोगे सर मत्स्य, मत्स्य। ठीक है। महाजनपद अभी बताएंगे कहाँ बनता है मत्स्य। अब हम लोग, या आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, या भी रहने दीजिए। और आप 4th पॉइंट पर आप आ जाइए। तो कितना हो गया? 3, 1, 4, 1, 5। बचा क्या? 3 और बच रहे हैं। तो 1 महाजनपद कहाँ पर आएगा? तो आप कहोगे कि सर 1 महाजनपद ये महाराष्ट्र में है,
और महाराष्ट्र में इसका क्या नाम है, आप पढ़ चुके हैं, अस्मक। ठीक है, अस्मक हो गया, क्लियर। और अब एक और महाजनपद आ जाएगा, और एक महाजनपद जो आएगा वह पाकिस्तान में आ रहा है, और वह है गांधार महाजनपद। ठीक है, तो हम अगर काउंट कर लें तो 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, एक और बचता है। तो आप कहेंगे कश्मीर और अफगानिस्तान में है वो, यहां लिख लीजिएगा। एक महाजनपद है, के लिख दे रहे हैं मतलब कश्मीर हो गया, प्लस ए लिख दिया अफगानिस्तान हो गया। तो कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला था, और उसका क्या नाम था, कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद। हम फिर से बता दे रहे हैं, देखिए जो 16 महाजनपद हैं बच्चों, इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद अकेले यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, थोड़ा हरियाणा भी चला जाएगा। तो अब कह देंगे कि 8 महाजनपद तो ये यूपी में है। अब ये जो 8 महाजनपद हैं ये कौन कौन है, बिहार, अवंती, राजस्थान, महाराष्ट्र, कंबोज। अब देखिए जब हम लोग इतनी बातें कर लिए तो सबका हमने गिना दिया, लेकिन बिहार को हमने नहीं गिनाया। ठीक है ना, तो आइए हम लोग बिहार को देख लेते हैं कि बिहार में कुल तीनों जो महाजनपद हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों आप याद रखिएगा। ठीक है, अंग, बजसंग और मगध। बिहार में ऐसे कर लीजिएगा, अंग और क्या है, मगध और क्या है, बजसंग। बजसंग कहाँ है, उत्तरी बिहार में है। अंग और मगध कहाँ है, दक्षिणी बिहार में है। क्लियर। तो अब हम लोगों को जब इतनी चीज़ें जान गए तो अब हम लोगों को क्या चाहिए कि अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमको याद रखना होगा कि जो अंग है ये दक्षिण बिहार में है, भागलपुर के क्षेत्रों में बसा हुआ है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, आप कहोगे कि सर उसकी राजधानी है चंपा। चंपा को और किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर मालिनी के नाम से जाना जाता है, मालिनी। ठीक है, अब ये जो चंपा है इसी को मालिनी कहा जाता है, और इसका जो स्थापत्यकार है वो कौन है, गोविंद राय या राज है। गोविंद राज को क्या माना जाता है, चंपा का स्थापत्यकार माना जाता है। अब बच्चों हमको याद रखना है कि मगध के विस्तारवाद का ठीक है पहला शिकार यही अंग हुआ था। क्लियर। और यहीं से साम्राज्यवाद की अवधारणा शुरू होती है, और फिर यही जो विस्तार की परंपरा है जब ये रुकती है तो देश एकता के सूत्र में बच चुका होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मगध के बारे में जानते हैं। तो मगध के बारे में हम लोग बस केवल हल्का सा जानेंगे अभी, क्योंकि ये व्यापकता लेगा मैटर। बस आपको याद रखना है कि जो मगध है यह दक्षिण बिहार में है। इसकी राजधानी क्या है, तो आप कहोगे कि सर राजगृह है, बाद में चल करके ये पाटलिपुत्र होगी, लेकिन अभी आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। क्लियर। और अब हमको बजसंग है, और बजसंग की राजधानी वैशाली है, और यह गणराज्य है। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की उत्पत्ति बजसंग में ही हुई थी। अब दोनों की उत्पत्ति बजसंग में क्यों हुई, जाहिर सी बात है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी थी। यहाँ आप यहाँ पर बोल सकते थे, एक दूसरे का विरोध कर सकते थे, जबकि राजतंत्रों में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। अब हम लोग यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में क्या क्या है। तो देखिए जो यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद हैं।
तो इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो महाजनपद आएगा हम लोग यही अपने पास से शुरू कर रहे हैं और वो है काशी। काशी महाजनपद। तो काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो है बनारस। बनारस। और ये जो बनारस है इसको आप वाराणसी भी कह सकते हैं। तो ये बनारस किसके तट पर बसा हुआ है? आप कहेंगे सर बरुड़ा और 80 नदी के तट पर बसा होने के कारण इसे वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो बनारस है इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका स्थापत्यकार किसे माना जाता है बनारस का? तो आप कह दोगे कि इसके स्थापत्यकार सर नल को माना जाता है। कौन है ये? भगवान राम की फौज के एक सिपाही हैं। ठीक है, इनको माना जाता है। और ये जो बनारस है आपको ये भी जानना है, जान चुके हैं कि यही काशी के राजा थे। कौन? अश्वसेन। अश्वसेन। और इसी अश्वसेन के बेटे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहीं से थे। अब बनारस प्रसिद्ध क्यों था? बनारस की प्रसिद्धि का या काशी की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो आप कहेंगे कि यह शिक्षा का बड़ा केंद्र था। आज की तरह से उस जमाने में भी, ठीक है, शिक्षा का यह केंद्र था। दूसरी बात आप याद रखेंगे, यह घोड़े के व्यापार का बड़ा केंद्र था। और तीसरी बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रकार के कपड़े का बाजार थी। एक तो सूती कपड़े और दूसरा रेशमी कपड़े की यह बड़ी बाजार थी, स्पेशली रेशमी कपड़े। ठीक है, तो इसमें ये भी आप जान लेंगे कि बनारस का जो स्थापत्य है वह धनुष के आकार का है। अब हम लोग काशी को जब देख लिए तो काशी का जो पड़ोसी स्टेट है वो है कोसल। कोसल महाजनपद। तो ये जो कोसल है, ये कोसल बनता कहाँ है? आप कहोगे कि सर कोसल के का मतलब है कि हम फैजाबाद को जोड़ दें, वर्तमान फैजाबाद, और प्लस कर दें श्रावस्ती मंडल। तो अगर फैजाबाद और श्रावस्ती को हम जोड़ते हैं तो आता है कोसल। अब ये जो कोसल है इसको आप याद रखिएगा कि बुद्ध काल में है, बुद्ध के काल में है। कोसल के 2 भाग थे, एक है उत्तरी कोसल और दूसरा है दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल और दूसरा है दक्षिणी कोसल। तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि जो उत्तरी कोसल है इसकी राजधानी क्या है? साकेत। साकेत, साकेत मतलब फैजाबाद। और दक्षिणी कोसल की राजधानी क्या है? आप कहेंगे सर ये है श्रावस्ती। भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ गुजारा था? इसी श्रावस्ती में ही गुजारा था। लेकिन हमें एक बात और भी याद रखना होगा, हमने ये बुद्ध के काल की बात की, राम काल में, ठीक है, इसकी राजधानी क्या हो गई? आप कहेंगे सर अयोध्या हो गई। अयोध्या हो गई थी, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कि यह जो अयोध्या है, ठीक है, यहीं से पुष्यमित्र शुंग ने भी शासन किया था, मतलब वर्चस्व उसका यहाँ से स्थापित हुआ था। और अब कोसल के बाद ये भी आप याद रखेंगे, वैसे आगे का विषय है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कि बुद्ध का समकालीन जो कोसल शासक था वह प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत था। अब हम लोग कोसल के बाद एक और चीज़ देखेंगे, वत्स। वत्स महाजनपद। तो ये जो वत्स महाजनपद है, महाजनपद, तो ये कैसे बनता था? तो आप कहोगे कि सर एक प्रयागराज प्लस कर दीजिए कौशाम्बी, और पड़ोस में ही है बांदा।
तो अगर आप इतने को बांधा, अगर आप इतने को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर वत्स महाजनपद आ जाएगा। और वत्स की राजधानी क्या थी? आप कहोगे कि सर कौशाम्बी ही वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है कौशाम्बी? आप कहेंगे सर कौशाम्बी एग्जैक्टली कौशेय वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कौशेय ऊनी वस्त्रों या कंबल के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। अब यहाँ पर हमको ये भी जान लेना है कि बुद्ध के काल में पौरव वंश या पौरव राजवंश यहाँ शासन करता था और इसके शासक थे उदयन। और यही महाजनपद है, वत्स महाजनपद है, जिसने बुद्ध को कुछ उपहार में दिया था। और आप याद रखेंगे वह उपहार क्या था? घोषताराम बिहार, घोषताराम बिहार। और यहाँ का शासक उदयन यह बौद्ध बना था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर है कि यह बौद्ध किसके कहने पर बना था? बुद्ध के कहने पर या बुद्ध की प्रीच से प्रभावित होकर, उपदेश से प्रभावित होकर बना? तो आप कहेंगे नहीं सर, ठीक है, उदयन ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, नो डाउट, लेकिन बुद्ध के कहने पर नहीं, पिंडोला भारद्वाज के कहने पर किया था। अब ये पिंडोला भारद्वाज कौन है? आप कहेंगे बुद्ध का एक शिष्य है। क्लियर? और अब हमको याद रखना है कि ये घोषताराम बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि घोषताराम बिहार को जला करके नष्ट किया गया था। तो घोषताराम बिहार आप पढ़ चुके हैं कि घोषित नाम के एक शिल्पी का स्थापत्य है, घोषित नाम के एक शिल्पी का स्थापत्य है, और इसे जलाकर नष्ट किए जाने का साक्ष्य मिलता है। किसे मिलता है? पंडित एस.आर. शर्मा को मिलता है। और इन्होंने क्या कहा, किसने जलाया इसको, कैसे जलाइए? तो आप कहेंगे चरमपंथी या कट्टरपंथी शुंग वंश के शासकों ने ही इसे जलवा करके नष्ट किया था। अब कुशल के बाद अगर हम लोग चलें, वत्स के बाद अगर हम लोग चलें तो हम लोग कहाँ चलेंगे? उसी के पड़ोस में चलेंगे, और वह है चेदी, चेदी राजवंश। तो चेदी राजवंश ये कहाँ आता है? तो आप कहोगे कि सर ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है। और इसकी जो राजधानी है, तो आप कहोगे कि सर इसकी राजधानी थी सोतवती। क्लियर? और हम लोग यहाँ की चर्चा अगर करें तो महाभारत में क्या लिखा गया है? तो महाभारत में इसका विवरण दिया गया है, चेदी का विवरण दिया गया है, चेदी महाजनपद का विवरण दिया गया है, और यहाँ का शासक शिशुपाल बताया गया है, शिशुपाल बताया गया है। यही शिशुपाल है जिसके 99 अपराधों को कृष्ण ने माफ किया था, और अंतिम जो उसका अपराध था उसी में वो था 100वां। और उसी के बाद कृष्ण ने चक्र का प्रयोग करके किसको नष्ट कर दिया था या मार डाला था? शिशुपाल को मार डाला था। अब हम लोग इसके पास में ही चलेंगे, एक और महाजनपद देखते हैं, और वो महाजनपद कौन आएगा? तो आप कहोगे सूरसेन, सूरसेन। आप काउंट करते रहे होंगे, सूरसेन। अब ये जो सूरसेन है ये एग्जैक्टली है कहाँ? तो आप कहोगे सर ये ब्रजमंडल क्षेत्र में आता है, ब्रजमंडल क्षेत्र में आता है। और जो इसकी राजधानी है वो है मथुरा, मथुरा, जिसे मेगास्थनीज ने मेथौरा नाम दिया है, मेथौरा नाम दे करके पुकारा है। किसने पुकारा है? मेगास्थनीज ने इसे मेथौरा कहा है। और यह जो क्षेत्र है यह किसका क्षेत्र है? आप कहेंगे कि यह यादवों का क्षेत्र है। और बुद्ध की, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि बुद्ध ने पश्चिम में किस स्थान तक की अपनी यात्रा तय किया था? यही सूरसेन तक ही बुद्ध आए थे, और यहीं से बुद्ध ने उज्जैन के शासक अवंतिपुत्र को लिखा कि वह बूढ़े हो चुके हैं, अब आगे नहीं जाएंगे। ठीक है,
और यहीं से उन्होंने अपने शिष्य महाकश्यप को क्या लिखा था कि मैं आपके नागरिक को, महाकश्यप को, पढ़ चुके हैं आप, महाकश्यप को आपको शिक्षित करने के लिए भेज रहा हूँ। क्लियर? और यही महाकश्यप है जिसने प्रथम बौद्ध संगीत की क्या किया था, अध्यक्षता किया था। अब हमारे सामने अगला जो पॉइंट है वो है पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद। तो पांचाल महाजनपद को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप याद रखिएगा पांचाल की ही रहने वाली थी पांचाली अर्थात द्रौपदी। तो ये जो पांचाल महाजनपद है ये कहाँ बसा हुआ है? आप कहेंगे कि सर रुहेलखंड क्षेत्र में बसा हुआ। वर्तमान का रुहेलखंड कभी क्या कहा जाता था? पांचाल कहा जाता था। पांचाल के दो भाग थे। पांचाल को ये देखिए हमने लिख दिया पांचाल, तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो जो उत्तरी पांचाल है इसकी राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्र, अहिछत्र को क्या कहा जाता है? आप कहोगे वर्तमान में सर यही बरेली है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। काम्पिल्य, और काम्पिल्य फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। और द्रौपदी यहीं की रहने वाली थी, काम्पिल्य की ही रहने वाली थी। कौन? द्रौपदी। क्लियर? और अब हम लोग अगला जो पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे? वो है कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश। तो देखते हैं कुरु प्रदेश। तो जो हमारे सामने कुरु प्रदेश आ रहा है आप इसे देखिए, कुरु प्रदेश। तो बच्चों जो कुरु प्रदेश है यह एग्जैक्टली है कहाँ था? आप कहेंगे मेरठ दिल्ली। मेरठ दिल्ली और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हिस्सों को मिला करके मेरठ प्लस दिल्ली प्लस हरियाणा का कुरुक्षेत्र अगर मिला दें तो आता है कुरु प्रदेश, ठीक है। और यहाँ के शासक कौन थे? ये थे कौरव। क्लियर? और इसकी जो राजधानी थी, कुरु प्रदेश की राजधानी थी, वह राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। अब हमको एक बात याद रखना होगा, ठीक है, और आप अलर्ट हो जाइएगा। वो अलर्ट आप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे जो स्रोत हैं उसमें मैटर कुछ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि यही इंद्रप्रस्थ है जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। और यह इंद्रप्रस्थ कब बसा था? 1400 ईसा पूर्व में बसा था, ठीक है। और ये दिल्ली कब बसी? तो आप कह दोगे कि सर दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ है सर, लेकिन अब ये नाम जो दिल्ली है ये कब आया, कैसे आया, कितनी बार उजड़ा, कितनी बार बसा, ठीक है। तो हमारी राजधानी ये कैसे कैसे विकसित हुई, तो ये हम आपको अगले क्लास में एक टॉपिक ही लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ बता देंगे। अब अगला जो महाजनपद है वो है मल्ल महाजनपद। और हमने आपको बताया कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है मल्ल महाजनपद। और यह इसकी दो राजधानियां हैं मल्ल महाजनपद की। एक तो है कुशीनगर या कुशीनारा नगर, और दूसरा है पावा या पड़रौना। फिर हमें एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जो मगध के शासक थे अजातशत्रु, मगध के शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से बचने के लिए मल्ल संघ, यहाँ कर लीजिएगा, मल्ल संघ और बज्जी संघ ने क्या किया था? सैन्य संगठन, संयुक्त सैन्य संगठन का निर्माण
किया था। ठीक है, और अब हमको क्या जानना है, तो आप कहेंगे कि सर इनको जानने के बाद अब प्रश्न आता है, ठीक है, कि हम जान लें कि अन्य जो हैं उसमें भी जान लेते हैं कि जो मत्स्य महाजनपद है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मत्स्य महाजनपद, इसकी लोकेशन कहाँ है? अभी हमने आपको बताया था कि यह राजस्थान में है, और राजस्थान में यह किस भूभाग पर बसा हुआ है? आप कहोगे कि सर जयपुर पे है, अलवर का क्षेत्र है, और यह कोटा का जो क्षेत्र है इसी पर बसा हुआ था मत्स्य महाजनपद। ठीक है, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे विराटनगर है, विराटनगर है। और इसी विराटनगर या मत्स्य महाजनपद में ही पांडवों का लाक्षागृह बनाया गया था। ठीक है, और ये महाजनपदों में कमज़ोर महाजनपद में शामिल था। अब हम लोग अवंती की भी बात कर लेते हैं। वैसे अवंती आप जान चुके हैं, तो अवंती आप चाहे तो छोड़ दें। और अब हम लोग दूसरा देखते हैं, महाराष्ट्र भी आप जान चुके हैं, मतलब अस्मक भी जान चुके हैं आप। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अस्मक आप लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए अस्मक। अस्मक, इसकी लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी की घाटी में बसा हुआ है, बसा हुआ था अस्मक। और ये अस्मक मैंने आपसे बताया कि दक्कन में, ठीक है, एकमात्र महाजनपद है। फिर आपको हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि आप याद रखिएगा, अस्मक अवंती की सेना का सामना नहीं कर पाया था और अवंती ने अस्मक को विलीन कर लिया था। ठीक है, वो बात अलग की बात है कि अवंती का विलय मगध साम्राज्य में हो जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। और अब हम लोग देखते हैं कि गांधार कहाँ पर है, तो ये भी देख लेते हैं। अगर हम लोग गांधार की बात करें तो आप कहेंगे कि सर यह पाकिस्तानी जो पंजाब है उसमें एक स्थान है पेशावर, और सर पेशावर के साथ साथ एक और स्थान है रावलपिंडी, रावलपिंडी। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों को बना दें आप, मिला दें आप, तो बन जाएगा गांधार। और ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला, और यही तक्षशिला है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे, और इस विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध शिक्षक थे वह थे चाणक्य। क्लियर? और 20 कन्याओं की ट्रेनिंग का यह बड़ा सेंटर था। अब 20 कन्याएं क्या हैं अभी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तो 20 कन्याओं की ट्रेनिंग का यह बड़ा सेंटर था गांधार। और हमें ये भी याद रखना है कि इसी गांधार में गांधार कला शैली का विकास हुआ था। कला शैली का विकास भी यही हुआ। क्लियर? और अब हमको कंबोज भी जान लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैटर है कंबोज में। कंबोज, तो जो कंबोज की लोकेशन है वो है कहाँ? तो आप कहोगे सर आप ऐसे जान लो, कश्मीर लिख लो, कश्मीर में आप राजौरी लिख लो, राजौरी, और ये अफ़गानिस्तान के हिस्से को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा कंबोज महाजनपद। और कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है ये क्या है? राजापुर, राजापुर। ठीक है, इसे हाटक भी कहते थे, हाटक। लेकिन आपको याद रखना है कि आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मतलब अर्थशास्त्र में किसकी किताब है ये? चाणक्य की किताब है या आचार्य कौटिल्य की किताब है। तो उसमें क्या कहा गया है? तो आप कह देंगे कि इसमें कहा गया है कि कंबोज के लोग शास्त्रोपजीवी थे, पजीवी श्रेणियाँ रहती थी यहाँ पर। तो शास्त्रोपजीवी क्या है? तो
तो आप कहेंगे शस्त्रों को बनाती थी और बेच करके अपने जीवन का निर्वहन करती थी, ठीक है ना। और यही राजौरी है जो केसर के लिए तब भी प्रसिद्ध था और भारत मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में भी यह केसर के लिए प्रसिद्ध था। और ये भी आप जान जाइएगा यहीं पर, क्योंकि मैटर है और मैटर को कभी भी जाना जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जब आए तभी जाने। तो आप कहेंगे राजौरी की केसर को प्राप्त करने के लिए ही मुसलमानों का भारत में प्रवेश हुआ था। बाद में वो लोग क्या बन गए, ठीक है, भारत के शासक बन गए थे। और यही राजौरी है जिसको पाने के लिए अकबर, राजौरी का केसर है जिसको पाने के लिए अकबर ने भगवान दास के माध्यम से कश्मीर अभियान किया था, ठीक है, और जिसमें वहाँ का शासक यूसुफ मारा गया था और उसकी पत्नी हब्बा खातून जो विलाप करती हैं अपने पति की मौत पर, उसी के कारण हब्बा खातून को क्या कहा जाता है, कश्मीर की मीराबाई कहा जाता है। लेकिन फिलहाल ये तो हम लोगों को बाद में पढ़ना था, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों के सामने कुछ मैटर बचा नहीं है, बस हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं और वो है कि बुद्धकालीन गणतंत्रों की बात कर लेते हैं। तो हमको याद रखना है कि बुद्ध काल में 10 गणतंत्र हैं और ये जो 10 गणतंत्र हैं इसमें कौन कौन से गणतंत्र हैं उनके नाम आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो आप कहेंगे कपिलवस्तु के शाक्य हैं, मतलब शाक्यों की राजधानी क्या थी, कपिलवस्तु थी। और बुद्ध का यह गृहनगर है कपिलवस्तु। बुद्ध ने यहाँ पर अपने 29 वर्ष गुजारे हैं, ठीक है, और यहीं से उन्होंने अपना गृह त्याग किया है, मतलब घर को छोड़ा है। और अब ये जो कपिलवस्तु है इसकी पहचान संदिग्ध है। जैसे प्रोफेसर स्मिथ हैं, तो प्रोफेसर स्मिथ का ये कहना है कि यह सिद्धार्थनगर है, और जबकि अन्य जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, यह दक्षिणी नेपाल का, ठीक है, तिलौरा कोट है, तिलौरा कोट है। क्लियर। फिर आपको याद रखना है कि आगे हम थोड़ा सा एक और टैक्ट से आपको बता दें कि देखिए, जब कोसल का शासक कौन था, ये देखिए हमने इधर लिख दिया। कोसल का शासक है विडम्भू। विडम्भू किसका बेटा है, ये प्रसेनजीत का बेटा है। तो प्रसेनजीत का बेटा है विडम्भू। विडम्भू ने जब कपिलवस्तु पर आक्रमण किया था तो कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं ये भाग करके कहाँ चले गए थे, आप कहेंगे सर पिपलीवन चले गए थे। और इसी पिपलीवन में जब वो बसे तो वो लोग मोरी कहे गए, मोरी क्षत्रिय कहे गए, और इसी से मौर्य का निर्माण होगा और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आप जानेंगे कि इसी पिपलीवन में ही पैदा हुआ था, लेकिन उसका बचपन पिपलीवन में नहीं गुजरा, ठीक है, क्योंकि उसका बचपन कहाँ गुजरा है, पाटलिपुत्र में गुजरा है। क्लियर। एक ग्वाली के रूप में गुजरा है और पशुचारक के रूप में गुजरा था इसका बचपन, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग देखते हैं सुमारा गिरी, ये पर्वत पर कौन शासन करते थे, तो आप कहेंगे कि सर ये भग राजवंश शासन करते थे। अब ये सुमारा गिरी कहाँ है, तो आप कहेंगे मिर्ज़ापुर जिले का चुनार क्षेत्र ही सुमारा गिरी है। फिर हम लोग देखते हैं रामग्राम, ये अगला गणराज्य है, ठीक है। तो मतलब आपने 3 गणराज्य देख लिया यहाँ, मतलब पहला कपिलवस्तु देखा, दूसरा पिपलीवन देखा और तीसरा सुमारागिरी देखा, चौथा आप रामग्राम देख रहे हैं। और रामग्राम में कौन शासन करता है, कोली राजवंश शासन करता है, कोली राजवंश। आप याद करिए ये बुद्ध की ससुराल है, और इन्हीं कोलियों से और कपिलवस्तु के शाक्यों से
ठीक है, किस नदी के पानी को लेकर विवाद था, तो आप कहोगे कि सर रोहिणी नदी के पानी को लेकर के विवाद था। फिर हमने आपको सब कुछ बता रखा था कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या वाम मार्गी जो इतिहासकार हैं वो कहते थे कि बुद्ध ने घर को इसलिए नहीं छोड़ा था कि उनका पत्नी और बच्चों से वियोग उत्पन्न हो गया था, अपितु इसलिए घर को छोड़ा था क्योंकि उनका अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह था। ठीक है, तो हमने सब कुछ बताया है, आप रिप्ले करा सकते हैं। कौन से में क्लास में आप कहेंगे बुद्ध के परिचय में। बुद्ध एक सोशल इंजीनियर है, जैसे ही आप उसको पलटेंगे मतलब रिप्ले करेंगे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं केशपुत्र का कलाम, केशपुत्र के कलाम। अब ये जो केशपुत्र के कलाम हैं हम लोग इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये केशपुत्र कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे सर फैजाबाद के पश्चिम में, आप कह सकते हैं कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसी केशपुत्र या सुल्तानपुर के ही रहने वाले थे अलार कलार, अलार कलार। और यही अलार कलार हैं जिन्होंने बुद्ध का नामकरण किया था और इन्होंने ही भविष्यवाणी किया था कि एक दिन ये बच्चा दो में से एक होगा, या तो प्रसिद्ध सन्यासी होगा या प्रसिद्ध सम्राट होगा। अब कुशीनारा के मल आप इन्हें जानते हैं, कुशीनगर नगर लिख देते हैं, नारा छोड़िए पुरानी बातें हो गई। कुशीनगर के मल, तो ये कुशीनगर आज आप देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक खुद में एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और इन्हीं मलों की राजधानी थी सालवन। और इसी सालवन में, ठीक है, जो संसद थी मल्लों की, उसे भी इसका नाम जाना जाता है, इसी नाम से जाना जाता है, सालवन संसद के नाम से। और इसी सालवन में या सालवन की संसद में बुद्ध के अस्थि अवशेषों का बंटवारा किया गया था और उसे 8 भागों में बांटा गया था। पावा आप जानती हैं, पावा भी, ठीक है, पडरौना है वर्तमान में। और यहाँ पर भी मल्लों का शासन था और इन मल्लों ने, ठीक है, अजातशत्रु से बचने के लिए भी हमने बताया था कि मगध के साम्राज्यवादी शासक, हम लोग बात कर रहे थे पावा के मल्लों की बात कर रहे थे। तो पावा के मल्ल हमने आपको बताया था कि इनके यहीं पर बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम भोजन भी लिया था और यहीं पर बुद्ध को अतिसार हुआ था और बुद्ध यहीं से बीमार होकर के कुशीनगर आए थे। लेकिन हमने ये भी आपको इसके पहले ही बता रखा था कि मगध के शासक अजातशत्रु के साम्राज्यवादी नीतियों से, ठीक है, भयभीत होकर के, ठीक है, मल्लों ने बजसंग के साथ क्या किया था, एक सैन्य संगठन किया था। अब हमको अगला जो पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि जो गणराज्य है इनकी विशेषताएं क्या है, गणराज्यों की विशेषता क्या है। तो बच्चों हमें एक चीज़ याद रखना है गणराज्यों की विशेषता में, यहाँ जो जनता है, ठीक है, ये अपने राजा को चुनती थी, राजा को चुनती थी। तो जब ये राजा को चुनती थी तो ये जनता क्या मानती थी, अपने आप को, ठीक है, सम्मानित महसूस करती थी। इसमें आत्मगौरव था, इसके अंदर आत्मगौरव था, आप कह सकते हैं कि इनके अंदर आत्मसम्मान था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने राजा को चुना था। और ये दूसरी बात आप याद रखिएगा कि चूंकि ये राजा के निर्माता खुद यहाँ की जनता थी, इसलिए वह राजा के आदेशों को, ठीक है, भी क्या करती थी, सिरोधार्य करती थी या उसे मानती थी। ठीक है, मतलब राजाज्ञों का पालन आसानी से करती थी। एक हमको बात और भी करनी है, वो ये है कि जो गणराज्य है यहाँ पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप यह कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी थी। और इसी आज़ादी का परिणाम था कि यहाँ पर बुद्धि पली है और बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं। अगली बात हमको एक चीज़ और याद रखना है कि गणराज्यों में समता का सिद्धांत होता है। समता का सिद्धांत होता है मतलब सभी एक दूसरे के समान होते हैं, कोई यहाँ पर खास नहीं होता।
ठीक है। और फिर हमको याद रखना है कि गणराज्यों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनका कार्यकाल 10 वर्ष का था। और जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात आती है कि गणराज्यों में न्याय व्यवस्था क्या थी, आप कहेंगे कि एक निर्दोष को बचाने के लिए अगर 1000 दोषियों को छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं है। मतलब ये लोग न्यायिक व्यवस्था में क्या है, सजग हैं, वे नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को कभी कोई सज़ा मिल जाए। और अब हम लोग देखते हैं कि इन अच्छाइयों के बाद गणराज्यों की कुछ कमियां भी थीं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर गणराज्यों की कमियां बहुत थी। देखिए जो गणराज्य होते हैं, ठीक है, पहली बात तो आप याद रखिएगा कि गणराज्यों की एक खास बात होती है कि देखिए ये यहाँ पर वास्तविक जनता, वास्तविक शासक कभी नहीं होती, ठीक है। मतलब वास्तविक गणतंत्र यहाँ था भी नहीं और जनता गणराज्यों में कभी वास्तविक शासक नहीं होती। यहाँ पर सदैव अल्पतंत्र का शासन होता है, ठीक है, बहुमत के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर शासन केवल थोड़े से लोग करते हैं और यह अल्पतंत्र एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। और जनता यहाँ पर, ठीक है, केवल आप कह सकते हैं कि शोषित होती है, ठीक है। और ये लोकतंत्र की भी विशेषता है क्योंकि चर्चिल ने जिस समय हिंदुस्तान को आज़ाद मतलब कर रहे थे, प्रधानमंत्री एटली, उस समय भी उन्होंने कहा था, चर्चिल ने, क्या फ़र्क पड़ता है किस देश का राजा, मतलब हिंदुस्तान का राजा हिंदू हो या मुसलमान, अगर हिंदू राजा होगा तो यहाँ की जनता जलाई जाएगी और मुस्लिम राजा होगा तो दफन कर दी जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है हिंदुस्तान में राजा राम हो या रावण, क्योंकि अगर रावण हुआ तो सीता का अपहरण होगा और यदि राम राजा हुआ तो उन्हें अग्नि परीक्षा देना होगा। तो ऐसी स्थितियों में आपने देखा कि गणराज्यों में कुछ लोगों के हाथ में सत्ता थी, ठीक है, और वे लोग विशेष लोग थे। फिर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, गणराज्यों में वर्णवाद बहुत प्रभावित था और जब वर्णवाद यहाँ प्रभावित है तो इसका मतलब यहाँ पर ऊंच नीच का भी विचार था। और इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो यहाँ पर गुटबंदी भी थी और इस गुटबंदी के कारण ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। और एक बात, ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संघ नहीं बन पाएंगे, वास्तव में ये संघ नहीं बन पाएंगे। और जब ये संघ नहीं बन पाएंगे तो ये शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, मतलब शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे, मतलब शक्तिहीन बन करके रह जाएंगे और राजतंत्रों का सामना ये नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही मगध ने अपने विस्तार की प्रक्रिया को शुरू किया, एक के बाद एक करके गणराज्य मगध साम्राज्य में विलीन होते हुए चले गए। एक यहाँ पर गणराज्यों की अपनी एक कमी और थी, इन्होंने महिलाओं को शासन में कभी भी हिस्सेदारी नहीं दिया। इस प्रकार से लिंग विषमता भी महाजनपदों के गणराज्यों में मौजूद थी। बच्चों आज इतना ही। विशिंग यू ऑल द लक।